हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम जो है सेल डिवीज़न को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हो कि सेल से संबंधित हर बार जो है आरपीयूटी में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चंस की बात नहीं करूँगा, 2 से 3 या फिर 5 क्वेश्चंस भी जो है ओनली फॉर सेल से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है मैंने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, उनमें भी मुझे काफ़ी जो है सेल डिवीज़न से एंड सेल से काफ़ी क्वेश्चंस मिले। तब मैं आपके लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चंस लेकर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ, ठीक है। एंड उनको कम्प्लीटली इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा। देखिए, जो आपने पिछले दिनों में कुछ भी पढ़ा ना, वो तो आपको बहुत ही अच्छा जो पढ़ लिया, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे ना वो आपको पेपर में अगर सीधा वहाँ पर छप जाता है तो कितना अच्छा रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सेल डिवीज़न के जितने भी मोस्ट जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वही थ्योरी में यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जिनको सेल डिवीज़न समझ में नहीं आया एंड सेल डिवीज़न से संबंधित जो क्वेश्चंस जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को जो है ज़रूर देखें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो है प्रिंटेड नोट्स है, मेरे ही नोट्स है। एंड सेल का जो है सबसे पहले सेल यानी कोशिका। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस बन जाता है कि हमें कुछ सेल के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो 1665 में जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो है मृत कोशिका में खोज की थी। एंड स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आरपीयूटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लेना, 2016 का, 17 का, 18 का, 14 का, जितने भी है वही ये क्वेश्चन तो आपको वहाँ पर मिला ही होगा, ठीक है। उसके बाद में है 1676 में देखिए स्टूडेंट, उसके 9 साल बाद यानी 1665 से 9 साल बाद जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। और ये भी आपको मिला होगा क्वेश्चन। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्यूंच की जो थ्योरी है, ये स्टूडेंट आप एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। स्लाइडेन व स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाए कि कोशिका सिद्धांत जो है किन वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखिए, वहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है, अरस्तु एवं स्लाइडेन, स्वान, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको याद रखना होगा, दोनों का ही नाम जो है पहले से स्टार्ट होता है। स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। फिर याद है यहाँ ओमनी सेलुला का जो यानी नई कोशिका जो है, यानी जो पुरानी कोशिका होती है उसी से जो है नई कोशिका बनती है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था रूडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट हुक ने जो है किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक ने जो है किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने केंद्र की खोज की थी। उसके बाद में ये जो है, ये आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, जिनको पता नहीं है ना उनके लिए। देखिए, सबसे पहले जो हमारा केंद्रक है, जो हमारी सेल है, उसमें कौन कौन से जो है, जैसे कि आरएनए भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, राइबोसोम है। तो वहाँ पर आपको डायग्राम तो शो नहीं होगा, लेकिन इनके जितने भी ये जो है ये आपको याद होने चाहिए। एंड इनकी आकृति भी किस प्रकार से होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति भी जो है आपको 12th में पेपर में मिला होगा कि इसकी आकृति जूते के समान होती है, जैसा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना भी रखा है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से सेल होती है। एंड इसमें जो है सेल में क्या क्या होता है, इसमें जो है लाइसोसाइम भी होता है, आरएनए भी होता है, एंड गोल्जी बॉडी भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में देख सकते हो राइबोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, केंद्रिका भी होती है, एसईआर भी होता है, डीएनए भी होता है, तारककाय भी होता है, सेंट्रोसोम भी होता है, एंड वैक्यूल यानी रिक्तिका भी होती है, एंड केंद्रक भी होता है। लेकिन इन्हीं के साथ में इनका जो है, इनको खोज किसने की थी? जैसे कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसका कार्य क्या है। केंद्र की खोज किसने की थी? इसका कार्य क्या है। रिक्तिका की खोज किसने की थी? इसका कार्य क्या है। ये भी जो है आपको कई बार पूछा जाएगा। एंड आपको जो है, मैं ये नहीं कहता कि ये 2021 के लिए मोस्ट है, ये 2022, 23 जितने भी एग्जाम होते हैं एंड जो सेल डिवीज़न है जिस सब्जेक्ट में, उनके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो ये आपने देख लिया। अब चलिए इसके आगे हम, ये तो आपको पता है डायग्राम, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद में आप देख सकते हो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अंतवी पृथ्वी जालिका जो होती है, आरईआर, ठीक है। तो देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आरईआर की एंड एक होती है एसईआर की, ठीक है। अब ध्यान से सुनो एंड वीडियो को ध्यान से देखो। थोड़ी आपको क्वालिटी कम लग रही है तो आप क्वालिटी हाई पर रख लेना, ठीक है। एंड अच्छी तरीके से माइंड को एंड किसी
अच्छी तरीके से सुन लो, ठीक है। अगर आप एयरफोन जो है यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए रफ का मतलब होता है खुरदरी अंतरी परदी जालिका, ठीक है। लेकिन खुरदरी का मेरा मीन है यहाँ पर कि ये खुरदरी कैसे हैं, खुरदरी कैसे हैं कि रफ कैसे हैं। तो देखिए राइबोसोम जो होते हैं वो इसको खुरदरा करते हैं, ठीक है। एंड ये राइबोसोम जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण एंड हार्मोन का काम किसका होता है, राइबोसोम का होता है। याद रख लेना, राइबोसोम का जो कार्य होगा वो प्रोटीन संश्लेषण एंड हार्मोन से संबंधित होगा। उसके बाद में ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो क्या होता है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। एंड ये क्या करती है, ये चिकनी होती है, ये क्या करती है, वसा व स्टेरॉइड, वसा व स्टेरॉइड क्या होते हैं, SER में आता है, ठीक है। आपको पता होगा जब घी एंड जो तेल होता है, घी एंड जो तेल होता है वो क्या होते हैं, जो है चिकनी प्रकृति के होते हैं। जैसे कि मान लो कि फर्श पर गिर जाते हैं तो वो चिकना होता है ना, तो वसा एंड स्टेरॉइड क्या होते हैं, वसा आपको पता होगा जैसे घी तेल ये सब क्या होते हैं, वसा होते हैं, ठीक है। एंड जो खुरदरा होता है, जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किस में होते हैं बताओ, प्रोटीन किस में होते हैं, दालों में प्रोटीन होते हैं, तो वो क्या होती है, खुरदरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा हार्मोन। देखिए जो हार्मोन है, देखिए यहाँ पर जो मैं टॉपिक लेकर है वो है सेल डिवीज़न। लेकिन जो क्वेश्चंस है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हार्मोन का मेरा मीन यहाँ पर ये है कि जो हार्मोन होते हैं, जैसे कि एक तो स्टेरॉइड हार्मोन हो गए और एक हो गया यहाँ पर हमारा जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, एंड स्टेरॉइड हार्मोन है वो क्या होते हैं। देखिए स्टेरॉइड हार्मोन में, यानी स्टेरॉइड का मतलब ही क्या होता है, स्टेरॉइड यानी वसा एंड घी तेल वाले। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड सेक्स हार्मोन। ये 3 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं ये किस में आते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन में आते हैं। तो इनको याद कैसे रखना है, इनको आप जो है इसका फर्स्ट लेना है G, इसका M एंड इसका S, ठीक है। तो GMS से इसे आप जो है आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। एंड सेक्स हार्मोन में क्या आ जाएगा, यानी EPT से आप याद रख सकते हो, एस्ट्रोजन भी आता है, प्रोजेस्टेरोन भी आता है एंड टेस्टोस्टेरोन भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो हार्मोन ही होता है वो 2 प्रकार का होता है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेरॉइड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को छोड़ दो, मिनरलोकोर्टिकोइड्स को छोड़ दो, एंड सेक्स हार्मोन में जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन उनको छोड़ दो, बाकी जो भी है वो सभी क्या होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी GMS के अलावा जितने भी हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं। तो आगे मैं आपको और बताता हूँ। तो अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर रीड कर रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है, बताओ, थायरोसिन, प्रोलैक्टिन, वर्दी हार्मोन या फिर मिनरलोकोर्टिकोइड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का मीन्स क्या होता है, जो है वसा। तो वसा से हमने जो है आपको पता होगा जी वाला यानी जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड एंड सेक्स हार्मोन में आ गया हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर कोई है क्या, तो स्टेरॉइड में आ गया ना मिनरलोकोर्टिकोइड्स, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद का यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन हार्मोन है। देखिए प्रोटीन क्या होता है, खुरदरा होता है। खुरदरा किस प्रकार से होता है, राइबोसोम के कारण, ठीक है। तो RER पर बनता है, ठीक है। तो बताओ एस्ट्रोजन होगा, फर्स्ट ऑप्शन एस्ट्रोजन, सेकंड है ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड थर्ड है मिनरलोकोर्टिकोइड एंड डी है यहाँ पर हमारा वेसोप्रेसिन। तो बताओ क्या होगा, देखिए एस्ट्रोजन नहीं हो सकता। एस्ट्रोजन किस में है, GMS में आया होगा, मैंने आपको बताया था स्टेरॉइड हार्मोन है। ग्लूकोकोर्टिकोइड भी नहीं है क्योंकि उसमें क्या है, वसा है। मिनरलोकोर्टिकोइड भी नहीं है। तो बचा कौन यहाँ पर हमारा, वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। एंड जो वेसोप्रेसिन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपको पता होनी चाहिए पीयूष ग्रंथि से होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर यहाँ पर मैं जो है, फिर देखिए कई बार जो है इस प्रकार से जो हमारे जितने भी जो है, तो देखिए कई बार एग्जाम में या फिर आपको पेपर में इस प्रकार से भी देखना मिला होगा कि जो है मतलब जो सेंट्रोसोम होता है वह उसकी जो है झिल्ली जो है किस प्रकार से होती है, यानी एकल झिल्ली का होता है, डबल झिल्ली का होता है या फिर झिल्ली रहित होगा। तो ये मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर बता देता हूँ, हर बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना। देखिए जो हमारा जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ झिल्ली रेत, जिनके ऊपर जो है यानी मान लो जिनके ये जो है केंद्रक है एंड ये क्या हो गई, ये इसकी झिल्ली हो गई। तो जिन पर झिल्ली होती ही नहीं है यानी झिल्ली रहित होता है, तो वो कौन कौन होता है, झिल्ली रहित। देखिए सबसे पहले जो तारक काय होता है,
जो तारक काय होता है ना, वो क्या होता है, झिल्ली रहित होता है। झिल्ली यानी इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। सेकंड जो होता है यहाँ पर हमारा, वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम पर स्टूडेंट आपको पता होगा, राइबोसोम पर जो है, राइबोसोम पर भी जो है झिल्ली नहीं होती है। तो ओनली फॉर ये दो ही ऐसे हैं जिन पर झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। तो आप जो है तारक काय एंड राइबोसोम को याद कर लेना, यानी इन पर झिल्ली नहीं होती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि डबल झिल्ली जो है, डबल झिल्ली जो है वो किस पर होती है। मान लो ये कोई जो है, ये केंद्रक हो गया एंड इस पर डबल झिल्ली है, तो डबल झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं। तो देखिए डबल झिल्ली वाले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो केंद्रक होता है ना, जो केंद्रक है ना, उस पर क्या होती है, हमेशा ही जो है डबल झिल्ली होती है। फर्स्ट हो गया केंद्रक। सेकंड यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस पर भी क्या होती है, डबल झिल्ली होती है। केंद्रक एंड माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या होती है, डबल झिल्ली होती है, ठीक है। उसके बाद में झिल्ली रहित, आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि झिल्ली रहित कौन सा होगा। तो झिल्ली रहित यानी जिस पर जो है झिल्ली, यानी झिल्ली रहित मैंने आपको बता दिया तारा होगा, ठीक है, यानी तारक काय एंड राइबोसोम। उसके बाद में बात कर लेते हैं एकल झिल्ली के बारे में, कि ओनली फॉर सिंगल झिल्ली, यानी एकल झिल्ली जो है वो किस पर होगी। तो एकल झिल्ली जो है वो भी जो है, एक तो होगी यहाँ पर हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकंड होगी यहाँ पर हमारी गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी पर भी क्या होगी, सिंगल होगी। एंड उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाइसोसोम। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, लाइसोसोम। एंड उसके बाद में हो जाएगी रिक्तिका। तो मैं आपको एक बार देखिए पूछता हूँ, तो बताइए डबल झिल्ली किन पर होती है, डबल झिल्ली किन पर होती है। उसके बाद में हो गया यहाँ पर हमारी सिंगल झिल्ली किस पर होती है। एंड उसके बाद में हो गया एकल, सिंगल यानी एकल हो गया, डबल यानी द्वि हो गया, एंड झिल्ली रहित यानी जिस पर झिल्ली ही नहीं होती है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। तो देखिए डबल का हो गया यहाँ पर हमारा, डबल यानी एक तो केंद्रक एंड माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक हो गया, सेंटर हो गया एंड माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ये तो कौन सा है, डबल झिल्ली वाला। सिंगल हो गया यहाँ पर हमारा, एक तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंड जो है वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद में झिल्ली रहित सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। एंड उसके बाद में यहाँ पर हमारा राइबोसोम हो गया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको आसानी से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद में इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों का नाम जो है आपको पता होगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ईआर, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म ईआर में बोल रहा हूँ। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। ईआर की खोज किसने की थी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से आपको रखना बेंडा, ठीक है, बेंडा ने किसकी खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। उसके बाद में गोल्जी बॉडी की हो जाएगा वैज्ञानिक गोल्जी। एंड लाइसोसोम, लाइसोसोम की डी डुवे जो वैज्ञानिक था, उन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी, ठीक है। ये मैं आपको जो है याद करवाऊँ तो इनको याद जरूर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लेना। उसके बाद में राइबोसोम, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है आर यानी राइबोसोम, एल यानी लाइसोसोम, जी यानी गोल्जी बॉडी, एम यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ई आर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वी यानी वैक्यूल्स, ठीक है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, पेलादे। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पेलादे। मुझे राइबोसोम पेलादे। वैक्यूल्स की खोज की थी डुजार्डिन ने, ठीक है। एंड लुवेनहोक ने की थी जंतुओं में, ठीक है। उसके बाद में हो गया यहाँ पर हमारा, देखिए रिक्तिका जो है वो क्या होती है, वैक्यूल्स जो है क्या होता है। देखिए रिक्तिका यहाँ पर हमारे जो है वेटनरी में कम, एंड जो है पादप कोशिका होती है उनमें ज़्यादा आता है। जैसे कि पादप कोशिका की ये मध्य में होती है, पादप कोशिका की मुख्य कोशिका ही कौन सी होती है, रिक्तिका होता है, ठीक है। पादप कोशिका की मुख्य कोशिका जंतुओं में ये हासित होती है। तो आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि जो है वैक्यूल्स जो है वो जंतु में होती है या नहीं होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जंतुओं में रिक्तिका यानी वैक्यूल्स नहीं होती है। एंड इसका एक नाम चलता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। रिक्तिका की झिल्ली क्या होता है, टोनोप्लास्ट होता है।
उसके बाद में यहाँ पर मैं बता देता हूँ सेंट्रोसोम। देखिए सभी का हमें यहाँ से पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेंट्रोसोम यानी तारक काय, ठीक है। तो तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज बेंडेन व बाउरी ने की थी, ठीक है। एंड ये कहाँ होता है? ये तारक के केंद्र यानी सेंट्रोइड होता है, ठीक है। आपको पता होगा जब आप जो है अभी मैंने आपको सेल का जो है डायग्राम बताया था, उसमें जो तारक काय होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जुड़े होते हैं, बीच में नहीं होते हैं, साइड में होते हैं। ये क्या करते हैं? ये कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आपको वहाँ पर ऐसा जो है पेपर में क्वेश्चन मिल जाए ना कि कोशिका विभाजन में मुख्य जो है भूमिका कौन निभाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड जो है राइबोसोम एंड जो है सेंट्रोसोम। तो आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या करता है, जैसे कि हमारा सेल का डिवीजन होता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। एंड ये कैसी है मैंने आपको बताया था, ये डबल झिल्ली वाली है, सिंगल झिल्ली वाली है, फिर झिल्ली रहित वाली है। तो देखिए सेंट्रोसोम जो होती है वो झिल्ली रहित कोशिका होती है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर हमारा जो है वो है केंद्र। केंद्र के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो कोशिका का जो मतलब ऐसे मान लीजिए कोशिका का जो है पावर ऑफ सेल यानी मुखिया होता है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन जो है अगर एग्जामिनर जो है अगर पेपर राइट करता है तो वो ये क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर ही देगा। आपको पता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्र की खोज की थी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ये जितने भी मैं आपको कोशिकांग बता रहा हूँ जैसे कि लाइबोस जो है लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, ये सभी जो है ना इन सभी से बड़ा कौन सा होता है? केंद्रक होता है। एंड ये सेल में कहाँ से होता है? ये सेल में बीचों बीच होता है, आपको पता होगा। उसके बाद में डीएनए एंड आरएनए एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये सभी होते हैं। पावर ऑफ सेल यानी ये जो है कोशिका का क्या होता है? शक्ति केंद्र होता है। कौन होता है? केंद्रक ही होता है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए कि कोशिका का शक्ति केंद्र पावर ऑफ सेल कौन है या फिर मुखिया कौन है, तो केंद्रक ही होगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा है कि डीएनए एंड आरएनए वो क्या होते हैं? केंद्र के पास में। जेनेटिक में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वंशागति में। एंड सेल का कोशिका का क्या करता है? नियंत्रण करता है यानी कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग कौन करता है? जो है केंद्र की करता है। अब देखिए जो केंद्रिका होती है ना वो किसका निर्माण करती है? राइबोसोम का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है केंद्रिका किसका निर्माण करती है? राइबोसोम का, लाइसोसोम का, गोल्जी बॉडी का या फिर राइबोसोम का? तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम का जो निर्माण है वो कौन करता है? केंद्रिका करती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स करो। उसके बाद में यहाँ पर टॉपिक है डीएनए एंड आरएनए। देखिए भाई जो ये वीडियो देख लेता है ना उसको मैं यहाँ से कंप्लीट बताऊँ तो 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन तो आप जोड़ सकते हो। आपको कितना नंबर मिल जाए? अगर प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर है तो मल्टीपल कर लो कि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो भाई डीएनए एंड आरएनए से आपको पता होगा अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना उनमें तो ये पूछा ही जाता है। सबसे पहले डीएनए एंड आरएनए की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, वो तो छोटे बच्चों को ही आ जाती है। तो यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है? एक न्यूक्लिक जो है डीएनए एंड आरएनए क्या होते हैं? एक न्यूक्लिक केंद्रक होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड से क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट्स है इसलिए मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। अच्छे से रीड कर लिया तो आपका ही फायदा होगा। 10 क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। डीएनए में देखिए सबसे पहले आपको मैं डीएनए बता रहा हूँ, ठीक है। तो डीएनए में जो है वो देखिए थोड़ा सा आपको दिखाई दे, हाँ अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। डीएनए में जो है 3 प्रकार के जो क्षार होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। फर्स्ट नाइट्रोजन क्षार, उसके बाद में शर्करा हो गई, उसके बाद में फास्फेट हो गया, ठीक है। तो जो नाइट्रोजनी क्षार है वो क्या करते हैं? नाइट्रोजनी क्षार में यानी N2 बेस में एक तो प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है, जिनसे आज तक सेल डिवीजन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एंड डीएनए एंड आरएनए से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का ही एग्जामिनर देता है। तो जो है प्यूरिन में जो है कौन कौन होते हैं, पिरिमिडिन में कौन कौन होते हैं, ये तो पूछा ही जाता है। तो ये आपको याद रखना है। प्यूरिन में क्या कौन होते हैं? एक तो एडेनिन होता है एंड एक ग्वानिन होता है। आग क्या होती है? प्योर होती है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। उसके बाद में पिरिमिडिन हो गया, साइटोसिन एंड
जो थाइमिन जो होता है वो किस में होता है, पिरिमिडिन में होता है। ठीक है, शर्करा में आपको पता होगा कि डीएनए में कौन सी शर्करा होगी, जैसे कि हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी जिसमें राइबो जो है 2OS से O2 हट जाती है, वो आपने वो जो है सर्किल में जो है पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो है 12th बेस में आपने पढ़ा होगा, जब चैप्टर में आपको सर ने पड़ेगा। उसके बाद में जो होता है वो होता है यहाँ पर हमारा फास्फेट। ठीक है, तो फास्फेट क्या होता है, PO4 - 3 वाला, यानी H3PO4 में, ये आपको पता होगा में। उसके बाद में देखिए आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है एंड शुगर कौन सी होती है एंड फास्फेट कौन सा होता है, तो फास्फेट तो सेम ही हो जाएगा एंड शुगर जो है वहाँ पर जो है डीऑक्सी राइबोस थी, यहाँ पर राइबोस हो जाएगी एंड नाइट्रोजनी जो है बेस में यहाँ पर प्यूरिमिडिन में एडेनिन एंड ग्वानिन एंड ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन पिरिमिडिन में आपको याद रखना होगा साइटोसिन एंड यूरेसिल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आरएनए से, तो डीएनए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरएनए, क्योंकि यहाँ से यूरेसिल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि आरएनए में जो है थाइमीन के स्थान पर पाई जाने वाली कौन सी शर्करा होती है, तो बताओ कौन सी होती है, यूरेसिल होती है। ठीक है, कौन सी होती है, यूरेसिल होती है। तो इतनी देर मैंने आपको सेल के बारे में एंड जो है हमारा जो टॉपिक था वो था डीएनए एंड आरएनए, दोनों को आपने अच्छे तरीके से रीड किया होगा। उसके बाद में यहाँ पर टॉपिक आता है सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न आपको मैं इतने शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ, जो आप मतलब यहाँ पर अगर आप इन्हें अगर देख लेते हो एंड एग्ज़ाम में चले जाते हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल डिवीज़न, सबसे पहले सेल डिवीज़न का मेन होता है कोशिका विभाजन। कोशिका क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको अभी जो है बताया था कि जो लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है, जैसे कि जो है एक तो होती है समसूत्री यानी मिटोसिस, एक होती है मियोसिस एंड एक होती है एमिटोसिस। समसूत्री, अर्धसूत्री एंड असूत्री, जो इंग्लिश मीडियम वो भी इसे रीड कर सकता है अच्छी तरीके से। तो 3 प्रकार से हो जाएगा कोशिका विभाजन। सबसे पहले तो होगा मिटोसिस, उसके बाद में होगा मियोसिस एंड उसके बाद में होगा एमिटोसिस। तो समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन जाएगा। समान कोशिका होती है, इसमें जब सेल का जो है विभाजन होगा तो समान कोशिका यानी उनकी जो है जेडक्सी आ जाएगी। ठीक है, एंड ये कौन सी अवस्था है, ये इंटरफेज की अवस्था होती है समसूत्री विभाजन में एंड ये जो है सक्रिय अवस्था होती है। इसमें विभाजन किसका होता है, समसूत्री में विभाजन जो है किसका होता है, विभाजन की अवस्था कौन सी होती है, तो गुणसूत्रों का जो है विभाजन होता है समसूत्री में। उसके बाद में यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट है कि कोशिका का जो द्रव्य का विभाजन है वो किस में होता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में। कोशिका का जो द्रव्य होता है, जो लिक्विड होता है, उसका जो विभाजन होता है वो साइटोप्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा कोशिका चक्र। कोशिका चक्र काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि सर हमने 12th में पढ़ा था, उसके बाद में पता नहीं कैसे इसको जो है याद कैसे रखे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये है जो है सेल कोशिका चक्र। तो देखिए सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है, जो होती है अवस्था, वो होती है जीवन, उसके बाद में होती है एस अवस्था, उसके बाद में G2 अवस्था होती है, उसके बाद में प्रोफेज होती है, उसके बाद में मेटाफेज होती है, उसके बाद में एनाफेज होती है एंड उसके बाद में टीलोफेज होती है। प्रोफेज यानी जीवन से एस, एस से G2, G2 से P से M से A से T। ठीक है, तो आप इनको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अब इनसे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है, सर हमें तो ये बताओ। तो देखिए हर बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि देखिए मैं आपको क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हो अगर आपके पास में रफ नोटबुक है तो। एटीपी का संश्लेषण कोशिका चक्र के किस अवस्था से होता है। सेकंड क्वेश्चन, डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है। ऑप्शन लिख सकते हो G1, S, G2, प्रोफेज, या फिर यही प्रकार से आप लिख सकते हो। उसका बाद में जो हमारा जो है क्वेश्चन है वह है प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से यहाँ से पूछा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, देखिए अब मैं आपको इनको याद करवा देता हूँ।
उपापचय जीवन में क्या होता है, जो है जीवन जो सेल डिवीजन होता है सबसे पहले जीवन Sg2, तो उसमें उपापचय तेज हो जाता है एंड एटीपी का क्या होता है, संश्लेषण होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक, उसका रेप्लिकेशन होता है यानी हूबहू, ठीक है। तो वो किस में होता है, एस में होता है, सिंथेसिस में होता है, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता होगी। G2 में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जो कोशिका विभाजन की G2 अवस्था है उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन का जो है उसमें प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। उसके बाद में प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो जीवन जो होती है कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था होती है, आप सभी को पता होगी। प्रथम अवस्था होती है एंड फर्स्ट ग्रोथ स्टेज भी से आप बोल सकते हो। ये क्या होती है, एक इंटरफेज अवस्था होती है। इसमें इंटरफेज अवस्था में कौन कौन आता है, जीवन, एस एंड G2, ठीक है। तो प्रथम अवस्था हो गई। उसके बाद में जो एस है यानी संश्लेषित अवस्था सिंथेसिस हो गई, एस एंड G2 हो गई वो द्वितीय यानी सेकेंड ग्रोथ स्टेज, ठीक है। एंड जो प्रोफेज, मेटाफेज, जो एनाफेज है वो क्या हुआ है हमारा, विभाजन अवस्था। उसमें सेल्स का क्या होता है, विभाजन होता है। तो आपको पूछा जाए कि इंटरफेज अवस्था इनमें से कौन सी है, तो जीवन, एस एंड G2 तो क्या हो जाएगी, इंटरफेज अवस्था हो जाएगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज क्या हो जाएगी, विभाजन अवस्था हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो जीवन से मैं आपको जो इसमें विभाजन किस किस का होता है, तो आपको पता होगा ये कौन सी है, प्रथम वर्धी अवस्था है, ठीक है। इसमें उपापचय तेज होता है, कोशिकाओं का संश्लेषण होता है एंड एटीपी का संश्लेषण यानी संग्रहण होता है। कोशिकाओं का संश्लेषण होता है एंड एटीपी का संग्रहण होता है। इसे हम जो है पूर्व एस अवस्था भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था उसमें किस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ से हो गया, ठीक है, यहाँ से हो गया जीवन, यहाँ पर एस, तो यानी इसे क्या हम बोल सकते हैं, पूर्व एस अवस्था। यानी एस अवस्था से पहले की अवस्था कौन सी हो जाएगी, जीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें ऊर्जा का संग्रहण, जो एनर्जी होती है उसको संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। एंड जैव अणु का भी क्या होता है, इसमें संग्रहण होता है। उसके बाद में एस अवस्था के बारे में आपको बता देता हूँ। एस जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, एस अवस्था जो होती है वो सिंथेसिस फेज होता है, ठीक है। एंड इसमें रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डबल होना। तो आपको पूछ लिया जाए कि कोशिका जो चक्र है उसमें से डीएनए का जो है रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस अवस्था में होता है। देखिए ये जो टॉपिक मैंने आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ये टॉपिक तो आप एग्जाम से पहले ज़रूर रीड करके चले जाना, क्योंकि यहाँ से मैं तो 10 से अधिक ही क्वेश्चंस की जो है आने की जो है यहाँ पर ऐसे सोच रहा हूँ, तो आ भी सकते हैं। जरूर रीड करें एंड 2 से 3 बार, अगर आपको एक फर्स्ट बार में समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से इसको कम्प्लीटली देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ से समझा है। एंड जो ऐसा अवस्था होती है उसे हम पश्चिम जीवन या पूर्व G2 अवस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी पश्चिम जीवन यानी जीवन के तो बाद में एंड G2 से क्या हो जाएगी, पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आ जाएगी जीवन हो गया, एस हो गया। G2 जो अवस्था होती है उसमें हम बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ स्टेज, ठीक है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है, एस में होता है ना। एंड प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है, G2 में। तो बताओ एटीपी का संश्लेषण किस में होता है, जीवन में। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको रीड जरूर करना अच्छी तरीके से। तो ऊर्जा का संग्रहण जो होगा वो G2 में होगा एंड प्रोटीन का संश्लेषण जो है तर्कु तंतु, आपको पता होगा तर्कु तंतु बनते हैं, तो वो किस में बनते हैं, G2 अवस्था में बनते हैं। इसे हम पश्चिम एस अवस्था भी बोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रोफेज अवस्था। जो प्रोफेज अवस्था होती है वो सबसे बड़ी अवस्था होती है भाई, सबसे बड़ी अवस्था। आपको पूछा जाए कि कोशिका चक्र में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, ऑप्शन दे दिया जाए जीवन, प्रोफेज, टीलोफेज एंड एनाफेज, तो आपको वहाँ पर प्रोफेज करना है। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें एक तो जो है ईयरली प्रोफेज में संगणन, यानी एक तो ईयरली प्रोफेज होता है एंड एक होता है लेट प्रोफेज। तो ईयरली प्रोफेज में क्या होता है, पहले क्या होता है, तो पहले क्या होगा, संगणन होता है। जो क्रोमेटिन तंतु, आपको पता होगा डायग्राम जो है देख लेना, अगर आप में 12th की बुक है तो उसमें प्रोफेज अवस्था में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्रोमेटिन तंतु से जो है क्रोमेटिन तंतु क्रोमोसोम में यानी गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं।
ठीक है। छोटी छोटी जो क्रोमेटिन तंतु है वो किस में बन जाते हैं, क्रोमोसोम में बन जाते हैं संघनन की प्रक्रिया से। तो ईयरली प्रोफेज में क्या होता है, संघनन होता है, क्रोमेटिन तंतु क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। उसके बाद में होगा यहाँ पर हमारा केंद्रक झिल्ली, वह केंद्रिका जो विलुप्त होती है वो किस में होता है, लेट प्रोफेज में होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका जो है विलुप्त होती है, किस में होती है बताओ, प्रोफेज में, ईयरली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में। तो लेट प्रोफेज यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। सेंट्रोसोम का जो जो कोर्डाइल है वो दूर जाने लगता है। कोर्डाइल का मतलब अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा, 12th की बुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से डायग्राम है, ये जो है केंद्रक, ये इस प्रकार से डायग्राम है। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया ईयरली प्रोफेज एंड ये हो गया लेट प्रोफेज। ये कौन सा, ये है प्रोफेज। तो प्रोफेज में सिंपली केंद्रिका भी होती है, प्रोफेज होता है, क्रोमेटिन होता है, तारक केंद्र होता है, केंद्रक होता है एंड केंद्रक झिल्ली होती है। जब ये कन्वर्ट होता है ईयरली प्रोफेज में, तो आपको पता होगा ईयरली प्रोफेज में मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखिए जो ईयरली प्रोफेज में एंड यहाँ पर लेट प्रोफेज है, तो लेट प्रोफेज में गुणसूत्र अस्पष्ट दिखाई देते हैं। ये जो गुणसूत्र है जैसे कि इस प्रकार से बन रहे हैं, ये क्या है, ये हमें अस्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेज अवस्था में सब चीज़ों की हानि ही हानि होती है, आप देख सकते हो। उसके बाद में है मेटाफेज अवस्था। जो मेटाफेज अवस्था होती है वो किस में होती है, मध्य अवस्था बोल सकते हैं इसे हम। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि जो है कोशिका चक्र में किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो गुणसूत्र जो है स्पष्ट दिखते हैं, जो है वो किस में दिखते हैं, मेटाफेज में दिखते हैं। इससे जो है आप रीड कर सकते हो एंड लिख भी सकते हो, ठीक है। एंड जो गुणसूत्र है वो मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। मध्य पट्टिका का मेरा मतलब है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। मध्य पट्टिका का मेरा मीन, यहाँ पर मान लो कि ये जो हो गए यहाँ पर हमारे सेल एंड इस प्रकार से हो गया डिवीजन, जो गुणसूत्र वो इस प्रकार से आ जाते हैं, ठीक है, देखना इस प्रकार से, यानी जो गुणसूत्र है वो मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। तो मध्य पट्टिका पर किस में आते हैं, वो आते हैं मेटाफेज में। किस में आते हैं, मेटाफेज में आते हैं। मेटाफेज में क्या आ जाते हैं, गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। उसके बाद में जो है सेंट्रोल जो होता है, यानी जो तारक के अंदर होता है, वह विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। इस डायग्राम को भी यहाँ से आप देख सकते हो। वह तरकु तंतु बनने लगते हैं, तरकु तंतु बनने लग जाते हैं एंड जो सेंट्रोल है वो विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है, तारक के अंदर ये तरकु तंतु में प्रोटीन हो गया, तरकु तंतु यानी प्रोटीन, एंड गुणसूत्र जो है मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में हो गया यहाँ पर हमारा एनाफेज। जो एनाफेज अवस्था होती है वो क्या करती है, तो एनाफेज अवस्था में जो है सेंट्रोमियर का क्या होता है, विभाजन होता है मध्य से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर, जो गुणसूत्र में सेंट्रोमियर आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर का विभाजन है वो किस अवस्था में होता है, तो एनाफेज अवस्था में होता है, ठीक है। एंड गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया किस में किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन तो अगर उनकी 90.99 जो 99% मुझे लगता है कि वो आएंगे। एक तो है कि जो है गुणसूत्रों का जो है हम अध्ययन किस में करते हैं, तो गुणसूत्रों का अध्ययन हम मेटाफेज अवस्था में करते हैं। उसके बाद में कि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन हम एनाफेज अवस्था में करते हैं। उसके बाद में हो गया पूर्ण विकसित तरकु तंतु बनते। देखिए जो पूर्ण विकसित तरकु तंतु किस में बनते हैं, तो वो एनाफेज अवस्था में बनते हैं। ये है पूर्ण विकसित तरकु तंतु, ये आप देख सकते हो। ये हो गया तारक केंद्र हो गया, एंड जो हमारे जो गुणसूत्र थे जैसा कि मैंने बताया था कि मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं, एंड यहाँ पर जो है सेंट्रोल विपरीत ध्रुवों पर जाने के बाद में, ठीक है, ये देखिए जो है तरकु तंतु जो है विकसित बन गए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आती है टीलोफेज अवस्था। तो टीलोफेज अवस्था जो मैंने प्रोफेज अवस्था बताई है उसकी विपरीत होती है। आपको क्या करना है, प्रोफेज अवस्था अगर आपकी समझ में आ गई है तो उसका विपरीत क्या होता है, टीलोफेज अवस्था में होता है, यानी रिवर्स प्रोफेज, यानी प्रोफेज का उल्टा, ठीक है। केंद्रिका में केंद्रक झिल्ली का पुनः प्रकट हो जाना। टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, केंद्रिका में केंद्रिका का पुनः प्रकट होता है, विसंगनन होता है। उसमें क्या होता है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था संगनन होता है, क्रोमेटिन तंतु से जो है
गुणसूत्र बनते हैं यानी क्रोमोसोम बनते हैं। वहाँ यहाँ से क्या होगा, विसंगरण होगा, जल का ग्रहण होगा और क्रोमोसोम से क्या बनने लग जाएंगे, वापस क्रोमेटिन बन जाएंगे। वहाँ पर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन रहे थे एंड टेलोफेज से क्रोमोसोम से क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिन बन जाएंगे। तो डायग्राम आप देख सकते हो इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये था आज का हमारा। इसमें देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले यहाँ से सेल से क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन सेल से आएगा ना तो वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद में डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ये वहाँ से यहाँ से 100% आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारा है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न तो यार इनसे बाहर तो जा ही नहीं सकता। 3 टॉपिक केवल एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं, सेल, डीएनए, आरएनए एंड सेल डिवीज़न। तो अब जो इस वीडियो को मिस करेगा ना वो एग्ज़ाम से शायद मिस हो सकता है। मिस एग्ज़ाम से नहीं, मतलब अब क्वेश्चंस को वो चाहेगा, ये वीडियो बाद में देखेगा तो सोचेगा कि ये वीडियो देख लेता तो इससे क्वेश्चन आ जाते। तो मेरे तो यही, मैं आपको यही कहूँगा, जब भी टाइम मिले इस वीडियो को कंप्लीट देखना एंड इससे जो मैंने नोट्स आपको जो है क्वेश्चंस जो है मैंने आपको बताया उनको रीड करना। एग्ज़ाम से पहले भी इसे आप एक बार देख के चले जाना। 3 टॉपिक जिनसे हर बार जो है हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन, तो इनसे जो है 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भी आप जो है जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर दे देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।